और आइए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आज की एक बड़ी खबर की, जो पिछले कई दिनों से बड़ी खबर थी और पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को इंतजार था कि योगी आदित्यनाथ का आबादी बम को डिफ्यूज करने का प्लान क्या है। लेकिन सवाल यह है, नियंत्रण समाधान है, फिर आखिर क्यों घमासान मचा है? यानी आबादी को काबू करने का नीति तो आ गई, लेकिन अब उस पर बवाल शुरू हो गया है। खुद मुसलमानों के सबसे बड़े मदरसे देवबंद ने इसका विरोध किया और एतराज जताया है। न सिर्फ देवबंद बल्कि दारुल उलूम देवबंद के अलावा आपको बताएं, खुद वीएचपी ने भी कुछ आपत्तियां दर्ज कराई हैं। लेकिन इन सब के बीच इस पर सियासत भी हो रही है। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर दारुल उलूम देवबंद ने क्या कहा है, यह आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, मुसलमानों के सबसे बड़े इदारों में शुमार दारुल उलूम देवबंद ने योगी आदित्यनाथ की नीति का विरोध किया है। दारुल उलूम ने जनसंख्या नीति या उस पर कानून बनाने को मानवाधिकार उल्लंघन बताया है। दारुल उलूम का कहना है कि यह ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, मानवाधिकारों का उल्लंघन है कि योगी आदित्यनाथ ये तय करें कि किसके कितने बच्चे होंगे। दारुल उलूम के इस तरह के कानून या नीति को रोकने की मांग की है। दारुल उलूम के प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह का कानून लागू करने से बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। दारुल उलूम ने कहा है कि जनसंख्या पर कानून इंसाफ पर आधारित नहीं है। जिन्हें सरकारी योजनाओं से दूर रखा जाएगा, उन बच्चों की क्या गलती है? उनका कहना है कि जिन बच्चों को दरअसल सरकारी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उसमें परिवार की गलती है, बच्चों की क्या गलती है? दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के ज्यादा है, यह सबकी अपनी मर्जी है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। तो न सिर्फ दारुल उलूम देवबंद बल्कि विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। विश्व हिंदू परिषद का विरोध किस बात को लेकर है, वो आपको बताने जा रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने तो उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर नाराजगी दर्ज कराई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मसले पर उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एक बच्चे की नीति पर सवाल खड़े किए गए हैं। वीएचपी का कहना यह है कि पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी नौकर को एक बच्चा होने पर इंसेंटिव या प्रमोशन देना गलत होगा। चिट्ठी में लिखा गया है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने से गलत असर पड़ सकता है। वीएचपी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि असम, केरल जैसे राज्यों में जनसंख्या के ग्रोथ में असंतुलन देखा गया है। 2 बच्चों वाली नीति जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है, लेकिन 2 से कम बच्चों की नीति आने वाले समय में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है तो इससे समाज में आबादी का संतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए, वरना इसका असर नेगेटिव ग्रोथ पर पड़ सकता है। यह कहना है विश्व हिंदू परिषद का। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुसलमानों के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद का क्या कहना है और विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है योगी की जनसंख्या नीति पर। सुनिए जरा। ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको फैसिलिटीज से महरूम कर दिया जाए, उनके वालिदैन को फैसिलिटीज से महरूम कर दिया जाए, तो उन बच्चों की क्या खतरा है? तो हम ये मानते हैं कि ये कानून इंसाफ पर मबनी नहीं है, गलत है। जिनका एक ही बच्चा होगा उनको सरकार ज्यादा प्रोत्साहन देगी, सुविधाएं देगी। माता पिता 2 लोग, उनको रिप्लेस करने वाले 2 बच्चे। पर अगर एक बच्चा होता है तो जनसंख्या कम होना शुरू करती है, घटना शुरू करती है। एक ही बच्चा है तो उसको 2 माता पिता ये बाद में डिपेंडेंट हो जाएंगे और दादा दादी नाना नानी ऐसे। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर सियासतदान क्यों परेशान है। जो आबादी को वोट समझते हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है, उनकी परेशानी आपको बताते हैं। यूपी में लगातार आबादी विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जरूरी सुविधाओं पर दबाव पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या पर लगाम की सियासत हावी है। नीतीश कुमार ने क्या कहा है यह आपको बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कानून से जनसंख्या रोकना मुमकिन नहीं है।
इसके लिए बाकायदा महिलाओं को जागरूक करना होगा, यह कहना है नीतीश कुमार का। लेकिन उनकी मंत्री कह रही हैं महिलाओं को नहीं पुरुषों को जागरूक करिए, यानी खुद अभी नीतीश कुमार और उनकी मंत्री को पता नहीं करना क्या है। नीतीश कुमार का कहना है कि महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर अपने आप कम हो जाएगी। तो सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई। सलमान खुर्शीद तो बेलगाम हो गए। उन्होंने कहा पहले तमाम मंत्री अपने बच्चों की जानकारी दें, फिर बताएं कि कितने वैध और कितने अवैध बच्चे हैं। सलमान खुर्शीद नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए जरा। उनका कहना है कि दुनिया को रब ने बनाया, पैदाइश अल्लाह का कानून है, औलाद कुदरत की देन है, कितने लोग पैदा होंगे ये अल्लाह के हाथ में। यह कहना है समाजवादी पार्टी के नेता का। आपको बताएं कांग्रेस के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की नीति, यूपी चुनाव को देखते हुए ऐसा कानून लाया जा रहा है। जिनके संतान नहीं है वो इसका सुख क्या जाने, विकास का इससे कोई संबंध नहीं है। एक और सांसद है एसटी हसन, वो क्या कह रहे हैं। एसटी हसन कह रहे हैं किसानों और मजदूरों के खिलाफ कानून लागू हुआ तो बुजुर्गों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। बीजेपी चुनाव के लिए यह सब कुछ कर रही है, यानी नेता इसे सिर्फ चुनावी चश्मे से ही देखते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर जो नेता सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये जनसंख्या उनके लिए वोट बैंक है, जनसंख्या नियंत्रण हो गया तो फिर उन्हें वोट नहीं मिलेगा, उनका वोट कम हो जाएगा, ये डर और खौफ है। और बेशक चुनाव नजदीक है, इस बात का भी सियासी फायदा नेता उठाना चाहते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में आबादी विस्फोट को डिफ्यूज करने का ऐलान किया था, लेकिन योगी के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान तेज हो गया है। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। उनके दिमाग में एक ग्रंथि बनी हुई है कि साहब मुस्लिम समाज जो है ज्यादा बच्चा पैदा करता है, और वो हिंदू समाज को डरवाते हैं कि एक बीबी में 4 बीबी क्या 16 बच्चे की क्या, इस तरह का नारा लगा करके डरवाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर जैसे ही सीएम योगी का एक्शन शुरू हुआ, विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा और योगी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। 2 बच्चों का नहीं बल्कि 3 बच्चों का कानून आना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान बूढ़ा हिंदुस्तान हो जाएगा अब से 15 साल के बाद। यहाँ बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे और जवान ब्रेन खत्म हो जाए जैसे चीन के अंदर हुआ। जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए हैं और यह कदम का जन जन में स्वागत हो रहा है। जब देशहित के लिए जनसंख्या कंट्रोल का कानून लाया जा रहा है तो उस पर सियासत बेकाबू क्यों? वोट बैंक के लिए जनसंख्या कंट्रोल नीति का विरोध हो रहा है। जो रूहें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं उनका दुनिया में आना भी जरूरी है, वो तो कुदरत का कानून है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में पछाड़ चुका है। इसे रोकने का फैसला कर्मयोगी ही ले सकते हैं, लेकिन सुधार की ये पहल विपक्ष को रास नहीं आ रही। जाहिर है यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का सिलसिला जारी है और योगी अपने सुधार के संकल्प पर डटे हैं। जनसंख्या बहुत बड़ा एक कलंक होता जा रहा है और जनसंख्या एक ऐसी महामारी हमारे देश में होती जा रही है जो देश को पीछे लेके जा रही है। जनसंख्या पे कानून और कंट्रोल जरूर होना चाहिए, कानून आना चाहिए। देश में जनसंख्या और संसाधन के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ता जा रहा है और ये असंतुलन हमारे अस्तित्व के लिए, विकास की प्रक्रिया के लिए, सामाजिक स्थिरता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और आइए अब आपको बताते हैं दरअसल उत्तर प्रदेश में आबादी का गणित क्या है। इसे जरा ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश में आबादी का गणित है, आबादी लगभग 24 करोड़ है उत्तर प्रदेश की, और इस आबादी में आपको बताएं कि 19% मुस्लिम आबादी है, यादव आबादी लगभग 13% है, कुर्मी 12% है और दलित 21% है। यह दिखाने का आपको मतलब यह है, मकसद यह है कि दारुल उलूम देवबंद बेशक आपत्ति दर्ज करा रहा हो, लेकिन पिछड़ापन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में ज्यादा है, चाहे वो शिक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो रोजगार के लिहाज से हो या स्वास्थ्य के लिहाज से हो। इसलिए बहुत जरूरत है इस तरह के कानून की। जनसंख्या कम होगी तो सहूलियतें ज्यादा होंगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
आपको सुनवाते हैं कि जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में इस कानून पर आपत्ति है वो क्या कह रहे हैं, यानी इस नीति पर आपत्ति है, और जो लोग इसके समर्थन में हैं, आम लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। हमारे यहाँ पे अगर सबको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर लाइफस्टाइल सबको अगर चाहिए तो आबादी पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोटी एक ही है और खाने वाले बढ़ते रहेंगे तो सबका हिस्सा कम होता रहेगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि जो इन्होंने लागू किया, योगी जी ने ठीक किया। हम उसका विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही निर्णय है। ये जो सरकार लाया गया है, ये जो है 2 बच्चों वाला जो बिल्कुल बेकार है। अगर जनसंख्या का विस्फोट होता जा रहा है और इस चीज़ को अगर नहीं देखा गया तो आने वाले समय में लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। अगर स्टेट को डेवलपमेंट चाहिए, इसको तो करना बहुत लाजमी है। आज से कम 25 साल पहले हो जाना चाहिए था। विरोध करते हैं, यह कोई खास कानून है नहीं, 2 बच्चों वाला। मेरे हिसाब से तो 100% सही है। अपने देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या नीति है क्या, जिस पर बवाल मचा है। दरअसल तमाम विवाद तब खड़ा हुआ जब सीएम योगी ने जनसंख्या दिवस के मौके पर नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया। यूपी की नई जनसंख्या नीति के मुताबिक जिन लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको कई तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, साथ ही किसी तरह की सब्सिडी भी नहीं मिलेगी और ऐसे लोग स्थानीय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मसौदे के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावक 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदानों का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तीसरी संतान पैदा करते हैं तो जनप्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव भी मसौदे में है और सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन रद्द का प्रस्ताव दिया गया है। नई जनसंख्या नीति के मसौदे के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के उन कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा जिनके 2 या उससे कम बच्चे होंगे। सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे कर्मचारियों को आवासीय योजनाओं में रियायतें मिलेंगी। 2 संतानों की नीति अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त प्रमोशन मिलेंगे। 2 बच्चे पैदा करने वाले ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं है उन्हें भी कई तरह की छूट दी जाएगी। हाउस टैक्स और होम लोन में छूट मिलेगी। तो इस तरह इस बात पर कई संगठनों का ऐतराज भी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो सियासतदानों का ऐतराज आबादी कंट्रोल पर भी है और सियासतदानों का ऐतराज दरअसल आतंकियों को पकड़ने पर भी है। तो विपक्ष की आतंकी सियासत मैं आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे इजराइल के नेताओं से सीखने की जरूरत है। इजराइल के नेता क्या सीख दे रहे हैं हमारे विपक्षी नेताओं को। देखिए जरा तस्वीरें, ये तस्वीर हम आपको उस दिन की दिखा रहे हैं काकोरी की, जिस दिन लखनऊ में बाकायदा रेड हुई, एटीएस की टीम पहुंची और 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। वो तस्वीरें दिखाएं दोनों आतंकियों की जरा। 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इन आतंकियों की यानी मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर की गिरफ्तारी हुई और मिनहाज अहमद की गिरफ्तारी हुई। इन गिरफ्तारियों के बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा उसके बाद बताएंगे इजराइल के नेता अखिलेश को क्या सीख दे रहे हैं। पहले सुनिए जरा अखिलेश ने क्या कहा। ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो अखिलेश को आपने सुन लिया। इजराइल के नेता को आपको सुनाएं जो इन सब के लिए नजीर और सीख बनने वाला है। उससे पहले देखिए जरा मायावती ने क्या ट्वीट किया। मायावती ने भी अखिलेश वाली लाइन ली, उससे जुदा नहीं थी। देखिए जरा मायावती का ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर गिरफ्तार लोगों के तार अलकायदा से जुड़े हैं तो मामला गंभीर है, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए जैसी कि आशंका जताई जा रही है। यानी मायावती ने एक और ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस ट्वीट में ही सारी सियासत छुपी थी। चुनाव करीब आने पर ऐसी कार्रवाई संदेह पैदा करती है। मायावती को संदेह हो गया, आखिर पुलिस इतने दिनों तक बेखबर क्यों रही? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। ऐसी कार्रवाई ना हो
जिससे जनता में बेचैनी बढ़े, यानी मायावती कह रही है इससे जनता में बेचैनी बढ़ रही। सवाल यह है, जनता बेचैन है या नेता बेचैन है? तो इन नेताओं को इजराइल के नेताओं से सीखने की जरूरत है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, ये जब इजराइल ने हमास के आतंकियों को ढेर किया था, ये मिसाइलें दाग रहे थे, गोले दाग रहे थे और पूरी तरह हमास के आतंकियों को तबाह कर दिया था। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आइए ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। तो इजराइल ने पूरी तरह से आतंकियों को तबाह बर्बाद, उनके ठिकानों को चुन चुन कर खत्म कर दिया था। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मंजर आपको याद होगा। सोचिए जब इजराइल आतंकियों को मार रहा था तो उनके नेता, उनके विपक्षी नेता क्या कह रहे थे? आपने हमारे विपक्षी नेताओं को सुन लिया। अखिलेश कह रहे हैं पुलिस पर भरोसा नहीं, मायावती कह रही है कि सियासत हो रही है, लेकिन इजराइल के विपक्षी नेता अपनी सरकार के साथ खड़े थे और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखा रहे थे। सुनिए जरा इजरायली नेताओं से, हमारे देश के नेताओं को राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत है। सुनिए। Get hundreds of rockets a night on Israel, we all stand united. No one will divide us and we'll fight back. The performance then of Prime Minister Netanyahu, you say you back him there, but I mean, surely there is still a political process ongoing in Israel at the moment to try to form a new government, as I said, one which you would be part of. Well, we're a democracy. I'm darn proud of that we're a democracy. And yes, part of democracy is the ability to criticize one another. But we in Israel have a sort of a unspoken rule. When we're at war with an enemy who wants to annihilate us, we stand together. आपने सुना, नफ्ताली उस वक्त विपक्ष में थे और विपक्ष में होने के बावजूद भी कह रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ हम एक साथ एकजुट खड़े हैं। और हमारे यहाँ आतंकवाद को भी सियासत के चश्मे से और मजहब के चश्मे से देखा जाता है, इसीलिए अखिलेश यादव के बयान पर अब बवाल हो रहा है। देखिए जरा रिपोर्ट। वोट के लिए देश पर चोट। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। सपा की सियासत, बीजेपी का पलटवार। अगर इन लोगों को लगता है कि पुलिस पर कहते हैं विश्वास नहीं है, तो पुलिस की सुरक्षा अपनी छोड़ दें और बिना पुलिस सुरक्षा के जिस पर विश्वास उनको लेकर के जाएं। क्या किसी देश में आतंक पर सियासत हो सकती है? क्या किसी देश में आतंकियों का समर्थन किया जा सकता है? क्या कोई देश अपने ही सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े कर सकता है? हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क होगा जहां नेता आतंकियों के साथ खड़े नजर आते हैं, उनका बचाव करते हैं और जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसका विरोध करते हैं। तो बक्का में ATS का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। दरअसल अखिलेश का यह बयान चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वोट के लिए विपक्षी दल इस हद तक नीचे गिर जाएंगे कि वो मासूम बेगुनाहों की जान लेने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे? और सवाल यह भी कि अगर आतंक का समर्थन कर कोई सरकार बनेगी तो क्या वो आतंकियों के लिए काम नहीं करेगी? पहले तो आतंकवादी को लोग बिरयानी खिलाता था और तुष्टीकरण वोट के लिए उसको संरक्षण देने के काम करता था, तो इसलिए यह उनको एक बार से धन्यवाद देना चाहिए कि आतंकवादी को किसी अंजाम देने के पहले ही पकड़ लिया गया। समाज तो अखिलेश यादव पर लगातार हमले हो रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बाकायदा ये कैसे अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में, यानी अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तब अखिलेश यादव ने आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए। बीजेपी ने यह आरोप लगाया। आपको बताने जा रहे हैं कि क्या किया अखिलेश यादव ने। 2013 में देखिए क्या हुआ। अखिलेश ने आतंकियों के केस हटा दिए। जी हां, 2013 में 7 जनपदों में 14 आतंकियों से मुकदमे वापस ले लिए। लखनऊ में 8, कानपुर में 3 मुकदमे वापस हुए। गोरखपुर, बिजनौर से एक मुकदमा वापस लिया गया। रामपुर में और बाराबंकी से एक केस हटा दिया गया। 2006 की बात करें, 2006 7 मार्च 2006 में मामले और मुकदमे वापस हुए। वाराणसी और कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए थे धमाके, उस दौरान उसके मुकदमे भी वापस हुए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई।
आइए अब आपको बताते हैं हाईकोर्ट ने क्या कहा। सोचिए अखिलेश जब केस वापस ले रहे थे, आतंकियों से मुकदमे वापस लिए, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट सख्त, हाईकोर्ट ने कहा यह कौन तय करेगा कि आतंकी कौन है। सोचिए ये हाईकोर्ट कह रहा है मामला कोर्ट में है तो केस वापसी की अर्जी क्यों। यानी जब कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है तो आप केस कैसे वापस ले सकते हैं। सरकार कैसे तय कर सकती है कि आतंकी कौन है। यह हाईकोर्ट ने बात कही। राज्य सरकार की चली तो पद्म भूषण से नवाज देगी। सोचिए हाईकोर्ट की कितनी सख्त टिप्पणी थी। और उस दौरान पूर्व डीजीपी रहे ब्रजलाल ने सीधे सीधे अखिलेश की पोल खोल दी है सरकार के दौरान। सुनिए जरा। अखिलेश यादव हमेशा आतंकवादियों के साथ खुलेआम खड़े रहे हैं। अलकायदा के आतंकवादी पकड़े गए, एक विशेष धर्म के हैं, तो जहां एक विशेष धर्म की बात आती है तो अपने वोट बैंक के लिए किसी भी निकृष्ट स्तर पर जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी का कोई नया इतिहास नहीं है। इनके पिताश्री माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 93 में लास्ट में आए, 93-94 में। उस समय की एक घटना बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी 93 को मैं मेरठ का एसएसपी था। उस समय पीएसी पिकेट पर हमला हुआ था। उसमें एक हवलदार शर्मा मारे गए थे। दंगा होते होते बचा था। कई हमारे जवान घायल हुए थे। और उसमें मैंने टाडा में मुकदमा कायम किया था और टाडा में एसपी खुद उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करता, वो मैंने किया था। उसके बाद उसमें आरडीएक्स बरामद हुए, उसमें चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुए, उसमें तमाम विस्फोटक बरामद हुए, 5-6 आतंकवादी गिरफ्तार हुए और टाडा में चार्जशीट लगा दी गई। 93 में मुलायम सिंह जी पावर में आते हैं और 94 में मुकदमा वापस ले लिया था। आतंकवादियों का मुकदमा, ये बड़े बड़े आतंकवादियों का मुकदमा, अदालत ने उसकी स्वीकृति नहीं दी। उसका ट्रायल हुआ और सबको आजीवन कारावास हो गया। दूसरा, मुलायम सिंह जी की बात हुई, अखिलेश यादव का अगर जिक्र करें तो क्या उनकी सरकार में भी कई मुकदमे वापस हुए? बिल्कुल, इन्होंने 14 मुकदमे वापस करने के लिए तैयारी कर ली थी, ऑर्डर किया था, 12 बंकी का ऑर्डर कर दिया था। रामपुर में अटैक हुआ था 31 जनवरी 2007 को। लश्कर तोयबा के हाफिज सईद के आतंकी थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे। उसका मुकदमा इन्होंने उसके लिए आगे बढ़ा रहे थे रामपुर के आजम खान साहब, और उसमें जिसमें सीआरपी जवान मारे गए थे उसको इन्होंने किया। उसमें अदालत ने फिर स्वीकृति नहीं दी और 6 महीने पहले दोनों पाकिस्तानी फिदाइन, सबाउद्दीन जो इंडिया कमांडर लश्कर तोयबा का, और दोनों पाकिस्तानी फिदाइन सुहेल अंसारी रामपुर का, इन सब को मौत की सज़ा अदालत ने दे दी। अब जो मैं अपनी आप बीती बताना चाहूँगा, 23 नवंबर 2007 को लखनऊ कचहरी, फैजाबाद कचहरी, बनारस कचहरी में ब्लास्ट हुए थे। उसके पहले मई 2007 में गोरखपुर गोलघर में ब्लास्ट हुआ था। इन सब मुकदमों को अखिलेश ने वापस लिया। बाराबंकी मैं ही उस समय एडीजी एसटीएफ था, बाद में एटीएस बनी तो मैं ही एटीएस का चीफ भी रहा। उस मुकदमे में खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी गिरफ्तार हुए थे। हुजी के आतंकवादी थे। इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर ये ब्लास्ट कराए गए थे। तो आपने सुना, पूर्व डीजीपी साफ साफ सीधे सीधे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं। ये पहला केस नहीं है जब विपक्ष आतंकियों के साथ खड़ा था। ये तस्वीरें याद है आपको, ये बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान की तस्वीरें हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर 2008 में हुआ था, ओखला जामिया नगर, आपको याद होगा। बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आपको बताएं इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे, इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा। जी हां, इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हुए थे, आपको याद होगा। आतंकियों की गोली से शहीद हुए थे। इस पर भी हमारे सियासतदान आंसू बहा रहे थे। कौन? आइए अब आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेता आतंकियों के साथ खड़े थे और उनके लिए आंसू बहा रहे थे। सुनिए जरा। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। वजीर आजम से भी बात करी, बहुत मामला आगे बढ़ा। आगे बढ़कर ये भी तय हो गया था कि इसकी जांच कौन करेगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो
रिटायर्ड है, वो इसकी जांच करेगा। ये सारी बात तैयार हुई, लेकिन उस वक्त चुनाव थे, लोगों का ये मानना था कि चुनाव में हम इस किस्म की चीज नहीं कर सकते हैं। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, बटला हाउस एनकाउंटर की तीसरे दिन से जो बात कह रहा हूं, उसको मैं आज भी उस पर कायम हूं, क्योंकि किसी भी एनकाउंटर में 5 गोलियां सर के ऊपर नहीं लग सकती। इसलिए ये एनकाउंटर मेरे नज़र में सही नहीं रहा। तो सिर्फ ये एक ही आतंकी मसला नहीं था। पुलवामा याद करिए, 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला, और पुलवामा का अटैक में 40 जवान देश के शहीद हुए थे। 40 जवानों की शहादत हुई थी। पूरा देश गमजदा था, आंसू भरे थे। उस पर भी सियासत हो रही थी। सुनिए जरा, इस पुलवामा हमले पर भी कांग्रेस सियासत कर रही थी। क्या आतंकियों के साथ खड़े थे या देश के साथ? सुनिए जरा। ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं, इनकी फैमिलीज में ये फीलिंग है कि भैया देखो, हमें चोट लगी है तो हमें भी मतलब दिखाइए क्या हुआ। सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें भी बताएं हुआ क्या है। आइए, इसके अलावा आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद होगा, उस पर भी सवाल उठाए इन नेताओं ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें। पूरा देश गर्व और फख्र कर रहा था कि हमारी सेना ने घुस कर मारा है। न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा बालाकोट की। बालाकोट में हमने पाकिस्तान को मारा, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उस दौरान भी पूरे देश को गर्व की अनुभूति थी कि हमने पाकिस्तान से, दुश्मन से बदला ले लिया। लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे थे, इस पर भी सबूत मांगे जाने लगे। सुनिए जरा। भाजपा के मंत्री कहते हैं 300 आतंकवादी मार दिए स्ट्राइक में। भाजपा के अमित शाह कहते हैं 250 मार दिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 मार दिए। भाजपा के मोदी जी के मंत्रिमंडल के एसएस अहलूवालिया कहते हैं एक भी नहीं मरा। तो ये बताएं तो कि कितने मरे हैं। पूरे विश्व में इस बात पर अनेक लेख आ रहे हैं जहां इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये तो उन्हीं के हित में है कि इस बात को स्पष्टीकरण करें। Where is the proof that you say, Amit Shah says 300 people died? Where is the proof of those 300? And if you ask, you are anti-national. You are against the country. Bugger all. देश के नेताओं का हाल क्या है? उन्हें देश पर भरोसा नहीं। सोचिए जरा, पुलिस आतंकियों पर कार्रवाई करे तो वो बीजेपी की पुलिस, देश में वैक्सीन बने कोरोना की तो वो बीजेपी की वैक्सीन। सुनिए जरा अखिलेश को। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तालिबान की। तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। 85% इलाका तालिबान ने कब्जा लिया है। तालिबान रिटर्न्स की हम बात करेंगे, किस तरह तालिबान ने हमले शुरू कर दिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। अफगान सैनिकों को गोलियों से भून दिया है। अफगान सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया, उन्हें तालिबानियों ने गोलियों से भून दिया है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर मैं दिखाऊं, फुल स्क्रीन दिखाऊं। 22 कमांडोज को देखिए जरा, तालिबानियों ने कैसे भून दिया अफगानी कमांडो को। देखिए, गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आपको हम सुनवा रहे हैं, सुनिए जरा।
सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताने जा रहे हैं कि 22 कमांडो अफगानिस्तान के जिन्होंने सरेंडर किया उसे तालिबान ने भून दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक और वीडियो देखिए जरा, अफगानी सेना भी पूरी कोशिश कर रही है अपने इलाकों को वापस पाने की। ये देखिए, ये गोले दाग रही है अफगानी आर्मी तालिबानियों पर। ये देखिए, फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। तो अफगानिस्तान की सेना भी तालिबानियों से लोहा ले रही है, बराबर से जवाब दे रही है। वो स्थिति बनी हुई है सामने। आइए अब आपको दिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, वैसे वैसे ये अपने कानून लागू करने की तैयारी में। तालिबानी कैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बीच देश में अफगानिस्तान में तालिबानी राज फिर से लौटता दिख रहा है। अफगानिस्तान में कैसे तालिबानी जज ने कहा है कि अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा। अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान के क्रूर शासन की ओर बढ़ रहा है, जहां चोरी के आरोप में हाथ पैर काटे जाएंगे। गंभीर अपराधों में पत्थर मारकर हत्या से लेकर फांसी पर लटकाकर मौत की सजा की तैयारी है। और इतना ही नहीं, समलैंगिकों को खौफनाक मौत देने का भी प्लान है। तालिबानी जज ने ऐसी ऐसी सजा के खुलासे किए हैं कि जिसे सुनकर दिल दहल उठे। समलैंगिकों को सजा पर जज ने कहा है कि उनके ऊपर दीवार गिरा दी जाएगी और यह दीवार 8 से 10 फीट ऊंची होनी चाहिए। महिलाओं पर तालिबान का अत्याचार कम नहीं होगा। महिलाओं के घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। घर से बाहर जाने के लिए महिलाओं को बाकायदा परमिट लेना होगा। यही नहीं, घर के किसी पुरुष के साथ ही महिलाएं बाहर निकल सकेंगी। अपहरण के आरोप में तालिबान की सजा फांसी होगी। अगर किसी की अंगूठी चोरी हो जाए तो इसके आरोपी के हाथ काटे जा सकते हैं। जज ने ऐसा एक फैसला भी सुनाया था और अंगूठी के मालिक से पूछा कि क्या दोषी के पैर भी काट दिए जाएं। इस पर मालिक ने कहा था कि हाथ काटना ही काफी है। तब जाकर दोषी को हाथ काटकर छोड़ दिया गया। लड़कियों के स्कूल जाने पर भी तालिबान की शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि स्कूल की सभी टीचर महिला होनी चाहिए, साथ ही स्कूल के अंदर सभी को हिजाब पहनना भी जरूरी होगा। तालिबान राज में पुरुषों पर भी पहरा होगा। पुरुषों को दाढ़ी रखने की हिदायत दी गई है। फैंसी हेयर यानी फैंसी बाल रखने पर पाबंदी है। टैटू बनवाना अपराध होगा और इसकी सजा तालिबानी राज में खौफनाक होगी। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।